मैं अगले हफ्ते एक इजराइल फिलिस्तीन डिबेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके विचार पूछने हैं। अमेरिकी नज़रिए से आप हमास के इजराइल पर हमलों के बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से इजराइल को सही कदम क्या उठाना चाहिए? और इस मामले में अमेरिका को क्या करना चाहिए, अगर आप इसको जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो? ये एक ऐसा विषय नहीं है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा करता हूँ क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और क्योंकि मैं सचमुच नहीं हूँ। बाकी अमेरिकियों की तरह मैं अन्य देशों में इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ। भले ही वे मुझे पसंद हों या ना हो, लेकिन मुझे वहाँ जाना पसंद है। मुझे यरूशलेम से प्यार है और शायद ये मेरे लिए दुनिया का सबसे पसंदीदा शहर है। लेकिन मेरा इससे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। शायद मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है। पता नहीं, शायद कम। तो मेरा नज़रिया ये है कि मैं संप्रभुता में विश्वास करता हूँ, जैसा मैंने बताया। और मुझे लगता है कि हर देश को अपने हितों के आधार पर फैसला लेना चाहिए, लेकिन अपनी क्षमताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, और ये बहुत मूर्खता है। मैं संधियों का बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। कुछ ठीक है, कुछ खराब है। लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका की सहायता, इज़राइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता और सुरक्षा की गारंटियाँ, कुछ स्पष्ट और कुछ अप्रत्यक्ष, जो अमेरिका की ओर से इज़राइल को दी जाती हैं। शायद उन्होंने लॉन्ग टर्म में इज़राइल की ज़्यादा मदद नहीं की है। ये एक समृद्ध देश है जिसकी आबादी बहुत सक्षम है, जैसे कि बाकी सभी देश। शायद सबसे अच्छा ये होगा कि ये अपने फैसले उन पर आधारित करे जो ये खुद कर सकता है। अम, इसलिए मैं निश्चित रूप से चिंतित होता यदि मैं इज़राइल में रहता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सही है या गलत, और वास्तव में ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का एक और प्रोडक्ट है। उस क्षेत्र का पब्लिक सेंटिमेंट उबल रहा है। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की कुछ सरकारों, जैसे जॉर्डन, इजिप्ट, तुर्की, के लिए अपनी आबादी को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। वे बिल्कुल भी इज़राइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। असल में वे प्रगति की प्रवृत्ति के लिए सभी बहुत उत्साहित थे। सऊदी शांति समझौता, जो कभी हस्ताक्षरित नहीं हुआ, लेकिन ये सभी के लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि व्यापार, शांति, सामान्य संबंध, ये अच्छा है। ठीक है, मुझे पता है कि जॉन बोल्टन को ये पसंद नहीं है, लेकिन यह अच्छा है। और ये वही चीज़ है जिसकी हमें तलाश करनी चाहिए। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास इज़राइल के खिलाफ देशों का गठबंधन होता, तो मैं जानता हूं कि इज़राइल के पास परमाणु हथियार हैं, उसके पास एक सक्षम सेना है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन है। लेकिन यह एक छोटा देश है, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हो जाऊंगा। आम तो ये बात है। और मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोई फायदा नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि हर देश को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है, जैसे आपने कहा, जहाँ हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और ये कई राष्ट्रों में फैल सकती है और एक मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। खैर, मुझे लगता है कि यह बहुत आसानी से हो सकता है। सच कहूं तो अगर मुझे अनुमान लगाना है तो शायद रमजान के बाद, और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो। लेकिन फिर मुझे नहीं लगता कि आप अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप की समझ की कमी, कमजोरी और शॉर्ट टर्म सोच को कुछ कह सकते हैं। ये इराक युद्ध के आर्किटेक्ट्स हैं, लीबिया के पूरी तरह से निरर्थक विनाश, सीरिया के पूरी तरह से निरर्थक विनाश, और अफगानिस्तान के 20 वर्षीय कब्जे के वास्तुकार हैं, जिसका परिणाम इस स्थिति की वापसी था। तो जैसे वियतनाम युद्ध, कोरियाई युद्ध में उनका ट्रैक रिकॉर्ड, यहां तक कि 80 साल पहले वापस जाने पर भी लगातार असफलताएं हैं, एक के बाद एक। मुझे उन नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है कि वे सुधार करेंगे। उन्होंने आखिरी बार किसी दूसरे देश का सुधार कब किया था? क्या आप याद कर सकते हैं? ओह, तो मार्शल प्लान। खैर, अब आप यूरोप को देखते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उसने काम किया या नहीं। लेकिन अगर ये काम करता भी है, तो वो 80 साल पहले की बात थी। तो आखिरी बार अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने किस देश को सुधारा था? नेतन्याहू राजनीतिक रूप से एक बहुत ही कठिन स्थिति में है, एक असंभव स्थिति। मैं खुश हूं कि मैं नेतन्याहू नहीं हूं, और मुझे यकीन नहीं है कि वह एक अच्छा लॉन्ग टर्म निर्णय लेने के काबिल हैं। लेकिन अगर मैं एक इजरायली होता, तो मैं कहता, मुझे नहीं पता कि मुझे ये सारी मदद और मार्गदर्शन चाहिए या नहीं। अम, तो हाँ, मैं सच में सोचता हूं कि यह सिर्फ मिडिल ईस्ट से लौटने और कई खुले विचारों वाले प्रगतिशील इजरायली समर्थक अरबों से बात करने के बाद की स्थिति से भी बदतर है, जो सबसे ऊपर स्थिरता चाहते हैं। मर्चेंट क्लास हमेशा स्थिरता चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उनके पक्ष में हूं। वे लोग सोच रहे हैं, यार ये बहुत जल्दी बहुत खराब हो सकता है। अमेरिकी लीडरशिप पूरी तरह से गायब है, ये सिर्फ दिखावा है। ये निक्की हेली जैसे लोग हैं। आप बस सोचते हैं, एक उन्नत सभ्यता निक्की हेली जैसे व्यक्ति को अधिकार की स्थिति में कैसे बढ़ावा दे सकती है? ये ऐसा है क्या? बड़े लोग बात कर रहे हैं, बड़े लोग बात कर रहे हैं। निक्की हेली, कृपया बाहर चली जाओ। वह उचित प्रतिक्रिया होगी।
लेकिन हर कोई इतना डरा हुआ है कि वे कह रहे हैं, ओह, वह एक मजबूत महिला है। वह इतनी स्पष्ट रूप से कमजोर और हास्यास्पद है और कुछ भी नहीं जानती है, और सिर्फ ये सोचती है कि उछल कूद करना और ये बेतुके बयान देना, बम्पर स्टिकर को दोहराना जैसे कि लीडरशिप या कुछ और। एक आत्मविश्वासी, उन्नत समाज कभी भी निक्की हेली को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देगा। मेरा मतलब है कि वह बिल्कुल प्रभावशाली नहीं है। सॉरी। मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा संकोच करते हैं और हमें सच में अपनी सोच नहीं बदल देते हैं। सॉरी। मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बार अपनी बात कहनी चाहिए। मेरा मतलब है, आप मेरी राय से पूरी तरह असहमत हो सकते हैं, लेकिन निक्की हेली के मामले में ये केवल टेलीविजन देखने से बना दृष्टिकोण नहीं है जो मैं देखता नहीं हूं। ये निक्की हेली को जानने से बना दृष्टिकोण है। टक्कर के कड़वे शब्द। बिल्कुल ठीक। खैर, दुनिया संतुलन में है, यही बात महत्वपूर्ण है। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। हाँ, ये केवल ऐसा नहीं है जैसे कैपिटल गेन्स क्या होनी चाहिए, ये ऐसा है कि क्या हम जिंदा रहें या मरें। मुझे नहीं पता, चलो निक्की हेली से कंसल्ट करते हैं। तो अगर आप निक्की से कंसल्ट करते हैं कि हमें जीना चाहिए या मरना चाहिए, तो बेशक आप अपने बच्चों की परवाह नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है।